अरे भाई हमारे इंस्टीट्यूट में जी प्रोग्राम बच्चे कर रहे थे, जैसे आप लोग हैं इधर ढेर सारा पुष्पमाला, ये सारे टीचरों का मिला के है क्या? आगे का क्रम है जो हम लोगों ने बाह्य बल जो होते हैं, बाह्य बलों के बारे में हम लोगों ने देखा था। बाह्य बलों के जो कारक हैं नदी, हिमानी और वायु, उनकी जो क्रियाएं हैं अनाच्छादन की, अनाच्छादन के अंतर्गत जो जो चीजें होती हैं जैसे अपवर्तन, निक्षेपण है, पाटन है और बृहद संचलन उसके अंतर्गत भी आता है। ये तमाम सारी चीजें कल हम लोगों ने क्लास में देखा था, पिछले क्लास में दोस्तों। आज हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे यही जो इनके कारक है भाई ना, जैसे नदी का कारक आपने देखा था, वायु कारक देखा था, हिमानी देखा था, है ना। इनके जो बाह्य बल के जो तत्व हैं, इनके माध्यम से बाह्य बल कार्य करता है, ठीक है। तो उनके बारे में देखेंगे कि बाह्य बल कैसे कार्य करेगा, नदी के माध्यम से कैसे कार्य करेगा, है ना। आंतरिक बल है जो भूमिगत जल है, उनके माध्यम से कैसे होता है, ये क्रियाएं कैसे करती हैं। फिर वायु द्वारा कैसे क्रियाएं बनती है, हिमानी द्वारा मतलब निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में ज़्यादा डायरेक्टली क्वेश्चन दोस्तों आता है कि नदी, हिमानी, पवन द्वारा अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। तो सीधे बात से समझ में आ रही है ना कि इनके कारकों के द्वारा जो प्रभाव पड़ता है, तो अपर्दन द्वारा ये क्या क्या कौन से स्थलाकृतियों का, जैसे नदी मान लो, मैं एक उदाहरण ले लूँ, तो नदी अपर्दन द्वारा किन किन क्रियाओं का निर्माण करेगी, मतलब कुछ करेगी ना, कोई संरचना का निर्माण करेगी। फिर निक्षेपण के द्वारा कौन कौन सी क्रिया का निर्माण करेगी। फिर इसी तरह से भूमिगत जल है, अपर्दन द्वारा कुछ निर्माण करेगा, कुछ निक्षेपण द्वारा। इसी तरह से हिमानी है, वो भी अपर्दन द्वारा, निक्षेपण द्वारा। वायु के द्वारा भी कुछ अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ होंगी, कुछ निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ होंगी। समझ रहे हैं बात को? तो अब देखते हैं, आज पहले स्टार्ट करते हैं नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। संभवतः ये हेडिंग पड़ी थी, है ना। अच्छा, कार्य मतलब वही दोस्तों, नदी करेगी और कौन सा काम करेगी। एक तो अपर्दन का कार्य करेगी, निक्षेपण का कार्य करेगी, बाकी पानी लेके नीचे जाएगी। और ये नदी करती क्या है, नदी क्या है, नदी का सीधा मतलब है जब तक से निकली, यहाँ से निकली और यहाँ तक जाएगी, बस ये इसका पर्पस है। अब यहाँ कैसे निकल रही, ग्लेशियर वगैरह होंगे, मान लो ग्लेशियर को, ये ग्लेशियर निकल रहा है, नदी निकल रही है और जा रही है, तो बस नदी का यही हो गया एक तरह से। लेकिन इस दरमियान बहुत सारी चीज़ों का कार्य, तो मतलब दो मूल कार्य करते हैं, एक तो अपर्दन का कार्य करती है, दूसरा निक्षेपण का कार्य करती है। तो इस प्रक्रिया में बहुत सारी संरचनाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। वही संरचनाएं कुछ अलग अलग नामों से जानी जाती है। एग्जाम में वही पूछता है कि ये वाली जो संरचना है ना भाई, कैसे बनी है। तो आप बताओ कि निक्षेपण वाली है, अपर्दन वाली है, ये क्या है, अपघर्षण है या सन्निघर्षण है, कौन सी क्रिया के द्वारा ये निर्मित स्थलाकृति है। जैसे भाबर क्षेत्र है, तो भाबर क्षेत्र नदी द्वारा कौन सी स्थलाकृति है, ये अपर्दन वाली या निक्षेपण वाली। डेल्टा क्या है, विसर्प क्या है, ये किस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, मतलब कुछ करते होंगे ना अपर्दन या निक्षेपण से, समझ गए ना बात को। ऐसे इसका मतलब इसका कार्य कहा जाएगा क्या, ये नदी है तो नदी का क्या कहलाएगा भाई, नदी का कार्य, नदी का कार्य कहलाएगा। या नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, अब उस कार्य में ही स्थलाकृतियाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर है कि नदी के कार्य क्या है, तो अपर्दनात्मक कुछ कार्य है, कुछ निक्षेपात्मक कार्य है, या नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ भी आप कर सकते हैं। इसको आप कर सकते हैं नदी के कार्य, या लिख सकते हैं नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, कुछ भी लिख सकते हैं स्थलाकृतियाँ, ये भी सटीक वर्ड है, ठीक है, ठीक है। चाहिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद अपर्दन, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के बारे में देखते हैं, ठीक है। ओके, नदी के कार्य में उसके अंतर्गत लिखिए दोस्तों। अच्छा ये बताइए कि नदी जो है वो किस कारण से अपर्दन और निक्षेपण का कार्य करती है। नदी का कौन सा एलिमेंट है जो अपर्दन और निक्षेपण का कार्य करता है, कौन सा तत्व है, तो बहता हुआ जल। नदी का बहता हुआ जल ही क्या करता है, अपर्दन और निक्षेपण का कार्य करेगा। तो नदी की शक्ति क्या हुआ है, बहता हुआ जल, ठीक है। तो कहेगा नदी किस शक्ति से कार्य करती है, या नदी कैसे कार्य करती है, तो बहते जल से। उसकी शक्ति का पावर का क्या है। और युवाओं को लोग होप ज़्यादा युवाओं से क्यों लगा के बैठते हैं, क्योंकि वो एज होती है कुछ करने की, कैरियर स्टार्ट करने की, पढ़ाई की, इस नाते युवाओं से बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। लेकिन जो युवा एज से आगे बढ़ जाता है तो कोई ना कोई
प्लेस पा जाता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब का या प्राइवेट सेक्टर का, तो उससे अपेक्षाएँ लिमिटेड हो जाती है, सीमित हो जाती है। आप सभी लोगों से बहुत तरह की अपेक्षाएँ हो सकती है, मेरी भी, आपके परिवार की भी और समाज के लोगों की भी। बहुत सारी अपेक्षा की, क्या पता कौन इसमें से IAS हो जाए, क्या पता कौन PCS हो जाए, अपेक्षाएं तो रहेंगी ना। तो इसी तरह से जब नदी या कोई भी और जो पवन है या हिमानी है, इससे अपेक्षाएं बहुत सारी हैं, तो वो अपेक्षाओं में वो खरा उतरेगा तो प्रवर्तन करेगा तो पिछेपट करेगा। कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत थोड़े दूर तक बहती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं होती क्योंकि जल का बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बहता है। जैसे अब नदी शक्ति से ये अपेक्षा की जाएगी किस क्षेत्र में बह रही है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ेगी तो झरने का निर्माण कर सकती है वो, मैदानी नदियाँ कभी झरने का निर्माण नहीं कर पाएंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को भी मिलेगी। तो थोड़ा नदी के हम लोग कार्य या इसके द्वारा निर्मित रचनाकृतियों में थोड़ा सा लिखते हैं। तो एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि नदी जो कोई संरचना का निर्माण करती है वो उसका बहता हुआ जल के कारण से कर पाती है, उसकी शक्ति है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, अच्छा सीधे चलिए हम लोग पहले ही बता दें, आप लोगों को सीधे आ जाते हैं कि ऐसे कुछ कॉलम बना लेते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिएगा पहले। तो इसके कार्य जो है, क्रिया कौन सी क्रिया करके बहता हुआ जल नदी में करेंगे, नदी बहता हुआ जल, तो उसको आप नाम दे सकते हैं इस तरह से कॉलम बना लेंगे वैसे। तो इसको कह सकते हैं हम नदी का, यानी कि जो इसकी पावर है, इसकी शक्ति है, तो नदी का बहता हुआ जल। तो यहाँ पर शक्ति से कार्य करते हैं, एक तरह से शक्ति कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद में स्थलाकृतियों में एक तरह से ये भी लीजिएगा, इसकी क्रियाएँ कौन कौन सी क्रियाएँ करता है, यहाँ पर लीजिएगा क्रियाएँ। इसके बाद में अनाच्छादन कर लीजिएगा, अनाच्छादन में देखेंगे आप क्या क्रिया करेंगे, दो आप बना लेंगे इसको, ऐसे दो लालू बना लेंगे। एक हो जाएगा अपवर्तन, दूसरा हो जाएगा नीचे पर क्रिया यहाँ से। अब इस तरह अब इसकी जो क्रिया है कैसे अब उसकी क्रियाएँ भी जो आपने लिखा है, अपवर्तनात्मक निक्षेपण पर क्रिया जो आपकी होगी, यहाँ पर क्रियाएँ लिखेंगे, ठीक है। जैसे इसमें लिख सकते हैं आप लोग, जैसे अपघर्षण है, घोलन है, अपघर्षण है, घोलन है, घोलने की क्रिया करके मिट्टी को क्या करते हैं, पानी को घोल देते हैं मिट्टी को पानी में। और इसके अलावा आप कर सकते हैं सन्निघर्षण है और जल गति, सन्निघर्षण हो जाएगा। और फिर इसकी क्रिया क्रिया भी कर सकते हैं कि जल गति क्रिया, जल गति क्रिया, जल गति जो क्रिया होती है, जल गति क्रिया, जल गति मतलब यानी बहता हुआ जब तेज जाएगा तो कुछ और बनाएगा, धीमा जाएगा तो कुछ और करेगा, ढाल कम हो जाएगा तो कुछ और करेगा। तो ये चीज़ है आपका, ये आपका यहाँ पर क्रिया, ये क्रियाएँ करती है नदी अपने पूरे प्रवाह मार्ग में क्रियाएँ करती है ना। यानी कि अब घर्षण का कार्य होता है, घोलन का कार्य करेगा, सन्निघर्षण का कार्य करेगा, जल गति क्रिया, और जब से जो क्रियाएँ हैं वो मैं पढ़ दूंगा। अब यहाँ पर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियाँ, निक्षेपात्मक। इतना बना लें आप लोग, फिर मैं एक एक बोलता जा रहा हूँ, जिससे कुछ लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो आसानी से कर लेंगे। एक मिनट का समय दे रहा हूँ, उसको बना लीजिए, फट से बना लीजिए। और फिर इसके बाद में जो नंबर मैंने बताएंगे मैं बता दूँ। अपघर्षण मैंने लिखा है इसको, दूसरा घोलन है यानी घोलने की जो क्रिया हो सकती है, तीसरा सन्निघर्षण है बेटा, एक मिनट सभी लोग देख लीजिए, किसी को छूटेगा। ये आपका घर्षण है, ये आपका घोलन है, फिर इसके बाद सन्निघर्षण है और जल गति क्रिया। कितना बना? अब आइए एक एक अपवर्तन चाहिए। पहले अपवर्तनात्मक क्रिया लिख लेते, स्थलाकृतियाँ लिख लेते हैं, फिर निक्षेप वाली स्थलाकृति के बारे में बात करेंगे। आइए, वी आकार की घाटी, पहला है वी आकार, वी आकार की घाटी। अब पूछेगा देखो कहाँ से कुछ नहीं, एक मिनट रुक जाओ।
पहला लिखा आपने वी आकार की घाटी, तो पूछेगा वी आकार की घाटी किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। एक सरल क्वेश्चन, तो जल द्वारा, भूमिगत जल दे देगा, नदी दे देगा, हिमानी दे देगा, पवन दे देगा। तो आप क्या बता देंगे, नदी के द्वारा है, और नदी के बहते जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है। दूसरा पूछ लेगा आपको कि यह कैसी स्थलाकृति है, अपवर्तन वाली है कि निक्षेपण वाली है, अपवर्तन वाली। तो आपको यही ध्यान रखना है। अगर ये आपने ध्यान रख लिया ना, इस सभी का जो मैं बता रहा हूँ, नदी का, वायु का, हिमानी का, भूमिगत जल का, सागरीय जल का, ये सब अगर स्थलाकृति आपने ध्यान रख ली ना, तो निश्चित तौर से आपको 110% आप जान लीजिए कि एक दो क्वेश्चन निश्चित तौर से मिलता है। चाहे वो एक दिवसीय किसी परीक्षा में आप चले जाइए, और चाहे किसी आयोग की परीक्षा में उठा के आप देख लीजिएगा, प्रश्न पत्र अपवादिक ही होगा कि इससे क्वेश्चन ना आए। और 100% मान के चलिए कि आशा एकदम रहती है कि क्वेश्चन इससे तो मिलना ही मिलना है। कभी कभी 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछ लेता है, और किसी परीक्षा में तो 4-4, 5-5 क्वेश्चन मैंने देखा है इसमें। तो इस नाते एक नंबर तो लगभग करीब में हर कोई परीक्षा देंगे तो आपको एक नंबर इससे मिलेगा, तो इस नाते आसान है। अब लेकिन यहीं पर वी की जगह पर यू आकार की घाटी हो जाएगी, तो वो फिर हो जाएगा हिमानी द्वार। जैसे नदी जब घाटियों में बहती है, तो आप जान लीजिए नदी जब निकलती है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वो जहाँ से बहती है खाई में से, वो आकार ये कुछ ऐसा होता है। फिल्मों में आपने देखा होगा कि मतलब एक वी आकार का मतलब पेटी में जगह नहीं होगी, ऐसा नहीं है, जगह रहेगी। नदी के बाद भी कुछ जगह मिलेगी, और उसके बाद की चट्टानें लगभग खड़ी वी शेप बनाती हुई आएंगी, वी शेप। ठीक है, तो ये होगा। और हिमानी जब आएगी, तो हिमानी चूंकि ग्लेशियर्स होते हैं, चौड़ा होता है उसका बेस, तो वो जब जाएगा इसमें, हिमानी इस घाटी में जब बहेगी वी आकार घाटी में, तो उसकी तली से जो घर्षण होगा, यानी घिसाव होगा, तो घाटी ये सेप ना होकर के थोड़ा खड़ा सेप हो जाएगा, यू शेप में हो जाएगा। यानी जो बेस ये खड़ा है ऐसे, ये सेप यू आकार में हो जाएगा। वी यू में तो आप समझे ना उनके बात करिए, जैसे वी और यू में बहुत थोड़ा सा अंतर है ना, वी हो गया, अब इसको यू बनाएंगे तो थोड़ा सा सेप बदल गया ना। यानी इस सेप में अगर ग्लेशियर आ जाए तो क्या चौड़ा करके ऐसे कर देगा, बस जैसे ही चौड़ा किया तो हो जाएगा। चौड़ा मतलब इतना ही चौड़ा नहीं, मतलब ये यू बन गया तो लगभग यू आकार घाटी होगी ना। अभी आप ऐसे देख करके फिगर में मत कल्पना करिए, ये ऐसे कर लीजिए, ऐसे कुछ ऐसे करो अपन का ऐसा यू टाइप का कुछ, बेस चौड़ा कर देगा। ग्लेशियर आएगा, हिमानी जब आएगी तो हिमानी उसके साथ घर्षण करेगी, थोड़ा हिस्सा चौड़ा कर देगी, तो वही वी आकार हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछता रहता है गत वर्षों में अंतरालों पर। तो ये यू आकार की घाटी हिमानी द्वारा, वी आकार की घाटी नदी द्वारा। चलिए, एक आपने देखा वी आकार की घाटी, इसमें और क्रम में लिखे जाइए। अपवर्तन वाली में लिखिए गार्ज योम कैनियन, गार्ज योम कैनियन, गार्ज योम कैनियन, गार्ज योम कैनियन करेंगे। झरने, झरने को तो नदी बनाती हो, आप इसको कर सकते हैं, या जलप्रपात इसी के लिए, झरने या जलप्रपात, झरने इसी के लिए आप कर सकते हैं, जलप्रपात। जलप्रपात कैसा है, अपवर्तन के द्वारा होता है। झरने, जलप्रपात, क्षिप्रिका, जो एक एक नहीं समझ में आएगा उसका डिटेल अभी मैं बताऊंगा। क्षिप्रिका, जलगर्तिका, क्षिप्रिका, क्षेत्रफल वाला अच्छा रहेगा, क्षिप्रिका, क्षिप्रिका, जलगर्तिका, जलगर्तिका, नदी विसर्ग, नदी विसर्ग, नदी विसर्ग, संरचनात्मक सोपान, संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका, नदी वेदिका,
निवेदिका, क्वेस्टा, क्वेस्टा, अदर क रहेगा बेटा क्वेस्टा, क्वेस्टा, क्वेस्टा। और एक लास्ट आप कर लीजिए संप्राय मैदान, संप्राय मैदान। ये तो दोस्तों आपकी कौन सी संरचना है अपर्दन वाली। अब हम लोग बात करते हैं निक्षेपण वाले। तो जले अब नदी जहाँ से निकलती है, जब निकलने के बाद तुरंत जैसे पहाड़ी से मैदानों में घुसती है, तो जब पहाड़ों से मैदानी हिस्से में घुसती है तो पहाड़ भाई ऊंचा होगा, स्वाभाविक सी बात है, मैदान नीचा होगा। तो वहाँ पर जब पहाड़ी क्षेत्रों में जो कटान करते हुए नदी आती है, जैसे मान लो यहाँ से आई नदी, ये पहाड़ है, यहाँ से नीचे उतरेगी, तो क्या करेगी अपने साथ जितना भी डिपॉजिट लेगी, अगर उसमें बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है तो फिर वो गिरा करके शंकु का निर्माण कर देगी, और नहीं अगर है तो मलबा काफ़ी दूर तक फैल जाएगा, गिरेगा तो गीला उसका जो कीचड़ रहेगा वो दूर तक फैल जाएगा, बड़े बोल्डर नहीं रहेंगे, तो वो जलोढ़ पंख का निर्माण कर देगी। ठीक है, तो जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु से शुरू होती है और फिर रास्ते में जाते जाते लास्ट में बेलतारा का निर्माण कर देगी नीचे। ठीक है, चलिए, तो जलोढ़ पंख हो गया, जलोढ़ शंकु हो गया, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, बालुका पुलिन, बालुका पुलिन, प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान, डेल्टा, प्लस डेल्टा। ठीक है, तो ये तो दोस्तों था अपर्दो निक्षेपण। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। अब एक एक चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल भी पता हो जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा कि भाई बी आकार की घाटी क्या है, यू आकार की घाटी क्या है, या गाज क्या है, कैनियन क्या है? तो कुछ चीज़ें तो आप जानते हैं, जलप्रपात वगैरह आप जानते हैं, कैनियन भी आप जानते ही होंगे, नदी विसर्ग भी जानते हैं, जलप्रपात भी हो सकता है, कुछ है जैसे क्वेस्टा वगैरह हो गया, चित्रिका वगैरह क्या हो गया, कुछ नहीं जानते तो मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लूँगा। चलिए थोड़ा लिख लीजिए जिससे कि आपका कुछ आधार है कुछ एक का। चलिए मैं लिखवा देता हूँ। इसका जो इंट्रो करेंगे वो कैसे लिखेंगे आप लोग, उसको लिखिए, कलर चेंज करके लिखिए। भूतल के अपर्दनियों, भूतल के अपर्दनियों समतल स्थापना के अभिकर्ता के रूप में नदियों का महत्व सबसे अधिक है। नदियों का महत्व सबसे अधिक है। नदियां जल को प्रवाहित कर, नदियां जल को प्रवाहित कर अपने उद्गम स्थान से लेकर, अपने उद्गम स्थान से लेकर ढालों के अनुरूप बहती हैं, ढालों के अनुरूप बहती हैं, बहते जल द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों को
बहते जल द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों को दो भागों में विभक्त किया गया है। दो भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 है अपरदनात्मक स्थल रूप, अपरदनात्मक स्थल रूप, और दूसरा है भाइयों दूसरा है निक्षेपात्मक स्थल रूप। क्या है? निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृति या निक्षेपात्मक स्थल रूप, निक्षेपात्मक स्थल रूप। अब चलिए दोस्तों एक हेडिंग कर लीजिए, अपरदनात्मक स्थल रूपों में, अपरदनात्मक स्थल रूपों में ऐसे हम हेडिंग करिए, उसके बाद नीचे लिखते चलिए। पहले बता दे रहा हूँ वी आकार की घाटी का स्टार्ट कर दे रहा हूँ, इससे आपको प्रॉब्लम हो। वी आकार की घाटी, चलिए इसमें देखते हैं। इसको कहा जाता है इसमें वी शेप्ड वैली, वी के शेप में जो स्थित वैली है वी शेप्ड वैली। चलिए नदियाँ अपने युवावस्था में, अच्छा देखो एक चीज़ और भी जान लो ना भाई, पूछता रहता है कौन सी अवस्था में, ये भी पूछता है क्वेश्चन, ये नदी द्वारा किस अवस्था में निर्मित स्थलाकृति है, तो युवावस्था या प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था पूछेगा ये, तो यह भी थोड़ा ध्यान देना होगा कि जैसे वी आकार की घाटी आप जानते हैं नदी द्वारा निर्मित है, तो नदी की किस एज की अवस्था है, नदी की 3 अवस्थाएं है ना, जो लास्ट हो जाएगा तो फिर नदी एकदम ढलान शांत हो जाएगी, और फिर वो जैसे डेल्टा में नदी बहुत तेज प्रवाहित थोड़ी ना होती है, तो पानी ऐसे एक तरह से नालों की तरह बहता है। नदी प्रचंड रूप अपना पहाड़ों से उतरती है तब गरजती हुई निकलती है, फिर उसके मैदानों में जाती है तो पूरी एकदम से पूरी टहलती घूमती बल खाती हुई नदी अपना प्रवाह होती है, और फिर इसके बाद लास्ट स्टेज में जब जाती है तो पानी का उसका वेग कम हो जाता है। तो डैम वैम या कोई बड़ी चीज़ बनाना होगा तो आप युवावस्था या प्रौढ़ावस्था में ही कुछ कर पाएंगे, खासतौर से युवावस्था में ही होगा, तब नदी प्रचंड वेग से चलती है। और जब स्लो वेग में हो जाएगी तब जानते हैं क्यों नहीं बना मिलता है, 2 कारण है। अगर मान लो पहाड़ी मिल भी गई तो बल इस नाते नहीं पाता है कि पानी का वेग उतना प्रचंड नहीं होता, तो प्रचंड नहीं होगा तो जैसे आप आनेंगे तो इधर उधर ऐसे जाएगा ढीला ढीला, मतलब वो पानी ढीला ढीला होकर के जाएगा तो फोर्स उतना नहीं बन पाएगा, और उसके डैम चलाने के लिए पानी में फोर्स होना चाहिए, और जब खूब प्रचंड वेग से निकलेगी तो पानी बिल्कुल फ्लो के साथ निकलती रहती है, तो उससे कोई भी आप पावरफुल मशीन चलाना चाहेंगे तो प्रेशर करेगी, और प्रेशर करेगी तो छूट जाएगा। अब जैसे आप लाइक के आप सोचिए टूटी का पानी लगाइए और बाइक की धुलाई करिए, जहाँ मिट्टी ज़्यादा लगा हुआ तो ये लगाते रहिए, दिन भर पानी गिराते रहिए, जल्दी नहीं साफ होगा। लेकिन फोर्स वाला पानी जैसे आपने लगाया, प्रेशर बनाया, तो तुरंत उसको हीट करेगा और वो निकल जाएगा, वहाँ से मिट्टी निकल जाएगी आपको। तो कुछ ऐसे ही मतलब स्थिति बनती है उसकी युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में, है ना, तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखिएगा। तो वी आकार की घाटी कैसी है दोस्तों, उसकी युवावस्था की स्थिति है। नदियाँ अपने युवावस्था में पर्वतीय क्षेत्रों में, नदियाँ अपनी युवावस्था में पर्वतीय क्षेत्रों में लंबवत अपरदन द्वारा, लंबवत अपरदन द्वारा लंबवत अपरदन द्वारा गहरी एवं संकीर्ण, गहरी एवं संकीर्ण अर्थात वी आकार की घाटी का निर्माण करती है, अर्थात वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। परंतु जहाँ शैलें कठोर होती हैं, परंतु जहाँ शैलें कठोर होती हैं वहाँ वी आकार की घाटी एक चीज़ और भी जान लीजिए कि हम लोगों का जो टॉपिक ये चल रहा है, ये हम लोगों का स्थल मतलब ये जो इसका स्थल मंडल है, इसका ये हम लोगों का लास्ट वीडियो मतलब ये लास्ट टॉपिक होगा।
इसके बाद हम लोग समुद्र विज्ञान यानी जलमंडल के बारे में, या हम लोग वायुमंडल के बारे में देखेंगे, वायुमंडल का संगठन। तो ये टॉपिक हम लोगों का स्थल मंडल का कंप्लीट हो गया। तो अब बचा क्या, 3 मंडल हो गया आपका, ठीक है। स्थल मंडल है, जलमंडल है और वायुमंडल है। तो इसके बाद में आप नेक्स्ट हम लोगों का होगा, जो आप लोगों को इच्छा होगी बता सकते हैं कि सर वायुमंडल पढ़ा दीजिए या सर जलमंडल पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोगों का जो 2-4-5 दिन जो चलेगा, मतलब इसी सप्ताह में ये कंप्लीट हो जाएगा, उम्मीद ऐसी है। अगर ये कंप्लीट इधर हो गया तो फिर अगले वीक में जो आप लोगों को लगेगा थोड़ा देख लीजिएगा, 2-4-5 1 हफ्ते का समय है, जो इच्छा होगी बताइएगा, हम उसी टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। जिसमें आप असहज महसूस करिएगा वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कहने का कोई मतलब नहीं, पढ़ाना तो सब है, तो जो असहज रहेगा, जो आपको लगेगा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है हमारे लिए और ये पढ़ लेते तो ठीक रहता, तो अपनी राय बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना। कोई सवाल नहीं पूछूंगा मैं आपसे कि क्यों पढ़ा दूँ, ठीक। तो राय का स्वागत आप लोगों का रहेगा, आप लोग जो भी कहें देना चाहेंगे वो पढ़ा दूँगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए। परंतु जहाँ शैलें कठोर होती हैं वहाँ भी गहरी और संकीर्ण होती है। परंतु जहाँ शैलें कठोर होती हैं वहाँ भी, मतलब यानी भी का जो शेप बनता है वो भी गहरी और संकीर्ण होती है। नदी की ऐसी गहरी और संकीर्ण घाटी, नदी की ऐसी गहरी और संकीर्ण घाटी जिसके दोनों किनारे खड़े होते हैं, जिसके दोनों किनारे खड़े होते हैं, क्या बहुत बारीकी समझिएगा। नदी की ऐसी गहरी और संकीर्ण घाटी जिसके दोनों किनारे खड़े होते हैं, क्या कहलाती है? हाँ? नहीं, दोनों किनारे जब खड़े होते हैं भाई, दो किनारे जब खड़े होते हैं, ये आपकी बियाकार घाटी है, ठीक है। बियाकार घाटी लगभग तीसरे में आती है, लेकिन जब कह रहा है दोनों किनारे खड़े हो, तो दोनों किनारे खड़े होने ये क्या बन जाएगा? ऊपर से ऊंची इससे खड़े जाएगी, अभी काट देगी चट्टान से, बड़ा पहाड़ है, पहाड़ है, उसको ऐसे काट, इससे दरवाजा है ना, ऐसे नदी यहाँ से इसको ऐसे काट देगी, इससे लेके जाएगी ऐसे। नदी ही जैसे यहाँ से जा रही है, ये हिस्सा है, रास्ते में पहाड़ी मिल गई, तो पहाड़ी को क्या करेगी, ऊंचाई से काट देगी पूरा, क्योंकि पानी ऐसे जाएगा ना, तो ऐसे काटेगी नहीं, पहले काटते 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 गाज कर देगी, यानी खड़ा कर देगी, दोनों तरफ के ढाल खड़े हो जाएंगे, मतलब दोनों तरफ के हिस्से से खड़े हो जाएंगे, नदी उसमें से बहेगी। और गार जैसे आप लोग कार्टून वगैरह देखा होगा, कार्टूनों में दिखाते हैं ना, प्लेन जब चलाते हैं ऐसे प्लेन वो फ्लैट कर लेते हैं, उसमें से उड़ाते हैं ना, तो कार्टून में और फिल्मों में भी देखा होगा। तो खड़ी खड़ी जो घाटी होती है, नदी बहती है, वही गार या कहीं जाती है, यही आपको की घाटी, बी आकार की घाटी का शेप जब खड़ा हो जाए, ये शेप हो जाए, यानी ये शेप में परिवर्तित हो जाती है, तो गार या कैनियन कहलाती है, ठीक है। ये हमेशा कहाँ बनेगा, जब नदी पहाड़ी से आ रही होगी और निचले मैदानी हिस्से में या अपने निचले हिस्से में जा रही होगी, पहाड़ी बीच में होगी, नरम चट्टानें मिल जाएंगी, उसको काट देंगे, इतनी सॉलिड नहीं रहेगी कि नदी की दिशा को रोक पावे, तो नदी काट देगी। जैसे आप लोग बहुत सारे गार्ज का नाम सुने होंगे, ठीक है, तो उन गार्जों के बारे में भी अभी बात करेंगे। नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी भी आपकी जो है काटती है, सिंध नदी भी काटती है, तो इस तरह से बहुत सारी नदियों के बारे में आप लोग देखेंगे। सिंधु गार, सिपीला गार, दिहांग गार, दिहांग जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो असम में पहाड़ी काटी जाती है, उसे दिहांग गार के नाम से जाना जाता है, वहीं से भारत में बताया जाता है, भारत में प्रवेश करती है, दिहांग गार से टर्न मिलती है। तो समझ लेती थोड़ी सी बात आई हमारी, ठीक है। नदी की ऐसी गहरी और संकीर्ण घाटी जिसके दोनों किनारे खड़े होते हैं, गार्ज या इसी को ही नद कंदरा कहते हैं, गार्ज या नद कंदरा, गार्ज या नद कंदरा, कंदरा मतलब गुफा, नदी की गुफा, एक तरह से नद कंदरा जिसे कहा जाता है, नद कंदरा, गार्ज जो कहिए या नद कंदरा। नद मतलब नदी, कंदरा मतलब गुफा, तो नदी यानी गुफा में जैसे जाए इस तरह की नदी हो जाएगी, ये शेप हो जाएगा। और गार्ज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गॉर्ज, गॉर्ज कहते हैं,
चलिए दोस्तों, अब इसके उदाहरण लिख लीजिए। जैसे सिंध नदी द्वारा सिंधु गार्ज, सतलज नदी द्वारा सिपिला गार्ज, सिंध नदी द्वारा सिंधु गार्ज, सतलज नदी द्वारा सिपिला गार्ज, सिपकीला गार्ज तथा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा दिहांग गार्ज निर्मित हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे थोड़ा कैनियन के बारे में एग्जाम लेते हैं। पहले आप चेंज कर लीजिए इसी का, ये इसी टॉपिक में ही आपके हैं, मतलब इसी वाले हेडिंग में। जब किसी पठारी भाग में, देखिए पहाड़ी भाग में था तो बनाया इसने क्या, आकार की घाटी और गार्ज बनाया इसने, दो चीजें बना रहा है। जब पहाड़ी वाले क्षेत्र में है तो बना रहा है गार्ज या नदकंदरा से कह रहे हैं, और वी आकार की घाटी। लेकिन जब ये पठारी हिस्से में प्रवेश करेगी तब क्या कर रही है, अगर पठारी हिस्सा आया तो पठारी हिस्सा आया, जब किसी पठारी क्षेत्र में शहर आड़ी तिरछी हो, आड़ी तिरछी ऐसे लिखो, तिरछी न लिखो, आड़ी मतलब तिरछी ही होता है। जब किसी पठारी भाग में शैल आड़ी बिछी हो, आड़ी मतलब क्रॉस तिरछा ही होता है दोस्तों, बिछी हो और वर्षा भी कम होती हो, आड़ी बिछी हो और वर्षा भी कम होती हो, तो उस स्थान पर बहने वाली नदी, तो उस स्थान पर बहने वाली नदी की घाटी बहुत गहरी और तंग होती है, बहुत गहरी और तंग होती है। ऐसी गहरी तंग घाटी को तो उस समय उस स्थान पर बहने वाली नदी की घाटी बहुत गहरी और तंग होती है। ऐसी गहरी तंग घाटी को कैनियन अथवा आई आकार की घाटी, कैनियन बेटा, कैनियन या आई आकार की घाटी, ऐसे आई ऐसे बने, कैपिटल आई नहीं, आई आकार की घाटी कैनियन या आई आकार की घाटी कहते हैं। वास्तव में आगे लिखिए परिवर्तन करके, वास्तव में कैनियन गार्ज का ही दूसरा रूप है। वास्तव में कैनियन गार्ज का ही दूसरा रूप है, एक दूसरा रूप है, ठीक है। वास्तव में कैनियन गार्ज का ही एक दूसरा रूप है या दूसरा रूप है। चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है, घाटी का प्रकार निर्भर होता है।
घाटी का प्रकार निर्भर होता है, अर्थात कैनियन का निर्माण प्रायः अवसादी चट्टानों के कैनियन का निर्माण प्रायः अवसादी चट्टानों के क्षैतिज अस्तरण में पाए जाने से होता है। क्षैतिज अस्तरण में पाए जाने से होता है, जबकि गार्ज कठोर चट्टानों में बनता है। जबकि गार्ज कठोर चट्टानों में बनता है, यानी कि जहाँ की चट्टानें काफी मजबूत होती हैं, कठोर होती हैं, वहाँ पर बनता है गार्ज। और जहाँ की चट्टानें अवसादी होती हैं, तो अवसादी चट्टानें इतनी मजबूत नहीं होती हैं अपेक्षया, और वो क्षैतिज रूप में बिछी हुई, यानी कि घायल बिछी हुई हो, तो नदी बीच बीच में ऐसे घूम घूम के अपना जो भी संरचना बना कर जाती है। तो ये अंतर थोड़ा है आपका गार्ज में और कैनियन में, ठीक है। तो पूछ ले सकता है दोस्तों कि कहाँ बनती है, पूछे गार्ज कहाँ बनता है, कैनियन कहाँ बनता है, तो आपको मालूम होना चाहिए, ऑप्शन हिंदी से मिलता जुलता कर देगा आपको। ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे किसके बारे में लिख रहे हैं आप लोग, कैनियन के बारे में। जैसे कोलोराडो नदी पर स्थित, कोलोराडो यूएसए, कोलोराडो, जैसे कोलोराडो नदी पर स्थित ग्रेट कैनियन, ग्रांड कैनियन, ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड प्रॉपर ग्रैंड ऐसे रहेगा, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है, ठीक है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी भाई, मजा आया। चलिए, और तो ज़्यादा हम तो जलप्रपात के बारे में बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, जिसमें आपकी पीएचडी है। नदी विसर्ग भी बताने की बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं, है ना। नदी उस चीज़ में चलती है कि बता दें, हाँ हाँ बोलो विसर्ग के बारे में। चलिए, संरचनात्मक सोपान लीजिए, ये हो सकता है थोड़ा दिक्कत है लिखने की। संरचनात्मक सोपान, देखिए, नदी के मार्ग में कभी कभी कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें, नदी के मार्ग में कभी कभी कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें क्रम से एक दूसरे के बाद क्षैतिज अवस्था में मिलती हैं, क्रम से एक दूसरे के बाद क्षैतिज अवस्था में मिलती हैं। इस परिस्थिति में कटाव विभिन्न दर से होता है। ऐसी परिस्थिति में कटाव विभिन्न दर से होता है। कठोर चट्टानों की अपेक्षा कोमल चट्टानें, कठोर चट्टानों की अपेक्षा, इस प्रकार कठोर चट्टानों की अपेक्षा कोमल चट्टानें शीघ्र कट जाती हैं।
शीघ्र कट जाती हैं। इस तरह विशेष अपर्दन द्वारा सोपानाकार सीढ़ियों, इस प्रकार विशेष अपर्दन द्वारा सोपानाकार सीढ़ियों का नदी की घाटी के दोनों ओर निर्माण हो जाता है। नदी की घाटी के दोनों ओर निर्माण हो जाता है। इन्हें ही संरचनात्मक सोपान कहा जाता है। इन्हें ही संरचनात्मक सोपान कहा जाता है। क्या समझ में आया? इसके बारे में समझ रहे हैं? हाँ, नहीं आ रहा है? ऐसे ये पूरा बात है नहीं, ये है ये पूरी गहराई, मिट्टी की गहराई। नदी यहाँ से मान लो आ रही है, ऐसे नदी आ रही है, नदी आ रही है ऐसे, ठीक है। अब क्या होगी, चट्टानें मिलेंगी, ऊंची चट्टानें हैं। अब चट्टानों में जैसे चट्टान की ऊंचाई ऐसे समझिएगा इसको, ऐसे ऊंचाई ऐसे, तो अब ऐसे में होगी तो ये आप ऐसे समझ लीजिए, मैं ऐसे फ्लैट बना दे रहा हूँ। तो कोई चट्टान की इसमें कुछ और दूसरे धातु से बनी हुई चट्टानें हैं, मतलब इसमें किसी और चीज़ का दिखता है तो कठोर है थोड़ा। इसके बाद फिर ऐसे कुछ है, इसमें ये थोड़ी मजबूत है, ऐसे चट्टान हम मुझे ऐसे टेयर में बना दे रहा हूँ, ये कठोर वाली चीज़ है। अब नदी जब काटेगी ना दोस्तों, ऐसे घुसेगी इसमें और देखो क्या करेगी, यहीं से काटना शुरू करेगी, मानो से काटेगी। अब जब काटेगी तो क्या करेगी, ये ऐसे समझना समझिए। अब यहाँ से काट रही है, मैं यहाँ पर मिल रहा हूँ, यहाँ से ऐसे काटेंगे भी, ऐसा समझिएगा कि ये ऐसे काटेंगे, ठीक है। अब ये कटेगी, अब जरा समझिएगा कि ये वाला हिस्सा जो ये वाला ये कमजोर है और ये वाला मजबूत है, ठीक है। मतलब जो ये बने हैं डाटे वो थोड़े मजबूत हैं और ये समझना कमजोर है। तो जब कमजोर होगा तो इसमें जब कटेगी तो थोड़ा सा समझना ये सेम काट देगी, और ये वाला जब सेब आएगा तो थोड़ा कम काटेगी, और फिर वाला ये वाला जब सेब आएगा थोड़ा ऐसे कटेगा। यानी कि ये जो यहाँ से ऐसे कट रहा है ये ऐसे, ये क्या हो रहा है, थोड़ा बढ़ जा रहा है, समझ रहे हो। और ये सेब इस तरह से आएगा, ये ऐसे कटेगा, ये ऐसे से, फिर इसके बाद जब ये रहेगा ये सब बढ़ेगा तो ये ऐसे कटेगा। तो ये संरचना जब कटेगी तो ये ऐसे बनेगी। तो स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे समझिएगा, बड़ा इसको होना चाहिए। ये ऐसे कटेगा, ये बढ़िया रहेगा, ऐसे कटेगा, ये ऐसे। समझ रहे हैं ना, जैसे ये स्ट्रक्चरल है, ये स्टेप बाय सीढ़ी बन रही है टाइप की। ये थोड़ा गैर नरम होगा, थोड़ा ज़्यादा कट जाएगा, सॉलिड वाला कम कटेगा, फिर ये ज़्यादा कटेगा, कम कटेगा, ज़्यादा कटेगा। जब यानी किनारों पे जैसे सर जाएंगे नदी की घाटी में तो कुछ हिस्से बड़े रहेंगे, कुछ थोड़ा गहरे कटे रहेंगे, कुछ बड़े रहेंगे कटे रहेंगे, कुछ बड़े रहेंगे कटे रहेंगे, समझ रहे हो ना। यही जो संरचना आपको दिखती है वो क्या कहते हैं, संरचनात्मक सोपान, यानी स्टेप बाय स्टेप। जैसे कठोर है तो कम कटेगी, नरम है तो गहरा हो जाएगा, फिर ऐसे जाएगा गहरा हो जाएगा, है ना। ये स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बढ़ता है, यही जो संरचना, इसका नाम कर समझ रहे होंगे आपको, नहीं ऐसे यही सेप है। और इधर वाली की संरचना कम से कम ऐसे बना, समझ लीजिएगा ऐसे, ये चीज़ ऐसे मतलब ऐसे आएगी, वैसे 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 ऐसे, यहाँ अंदर कटेगा ऐसे, ये बढ़ेगा, फिर अंदर कटेगा, फिर ऐसे बढ़ेगा, फिर ऐसे कुछ संरचना बनेगी। ये यहाँ पर स्टेप थोड़ा समझ लीजिएगा कि कैसे बनता है। अब ये यहाँ मत समझिएगा कि खड़ा रहेगा, ये फ्लैट वाली संरचना ऐसे फ्लैट रहेगा। फ्लैट कैसे दिखेगा कि कहीं ज़्यादा कट गया, कोई चट्टान ऐसे है जिसके ऊपर वाली चट्टान ज़्यादा गहरी कटी है तो फिर बड़ा हुआ है, फिर कटी हुई है, इससे में से बढ़ती चली जाएगी। स्टेप दिखेगा जैसे सीढ़ी टाइप का। अगर दूर से देखेंगे तो जैसे सीढ़ी लग रहा है, घुसी हुई है, एक थोड़ा बड़ा है, फिर दूसरा है, फिर बड़ा है, फिर दूसरा है, बड़ा है, ये 4-5 स्टेप ऐसे बने रहेंगे, इधर 4-5 स्टेप ऐसे घाटी बने रहेंगे। यही जो संरचना है सोपान। चलिए ये हो गया। अब बात कर लिए वेदिका।
तो वेदिका भी लगभग ऐसी ही संरचना होती है। वेदिका में क्या होता है कि स्टेप ऐसे होगा, एक स्टेप ऐसे गई नदी तो बिल्कुल फ्लैट रहेगी, फिर स्टेप गई फिर फ्लैट रहेगी, फिर स्टेप गई फिर फ्लैट रहेगी, ऐसे समझ रहे हो ना। ऐसे ये नदी गई, ये नदी जा रही, तो इसके ऊपर की संरचना ऐसे फ्लैट, फिर फ्लैट के बाद में फिर अगला थोड़ा सा गया, फिर आगे फ्लैट, फिर स्टेप गया, फिर फ्लैट, समझ रहे हो ना। वो थोड़ा चपटा होगी। पहले वाला क्या था, कर्वाकार, थोड़ा कर्व में लग रहा है कि उस जगह ज़्यादा कट गया है, फिर कम कटा, फिर ज़्यादा कटा, फिर कम कटा, फिर ज़्यादा कटा, ये था। यहाँ पर एक समतल हिस्सा ऐसे बनेगा, जैसे एक घाटी है, घाटी के बाद में एक प्लेन, जैसे आप लोग नदी में उतरते हैं जब, तो क्या करते हैं, उतने दूर तक चल लेते हैं आराम से। कुछ दूर तक कभी गए होंगे ना नदी तालाब में, कुछ होता है सीधे गड्ढा होता है, कुछ जगह पे जाएंगे तो समतल है, समतल के बाद पता चला यहाँ तक पानी आ गया, तो यहाँ तक चलेंगे तो कुछ दूर तक चल लेते हैं ना, कितना बराबर है एकदम, तो समझ पा रहे हो। जैसे कभी नदी या पोखरे में जब जाओगे तो उसमें क्या होता है कि कुछ दूर तक पानी कमर तक के लोग बताते हैं, तो वहाँ तक आदमी आराम से चलता है, फिर उसके बाद कहते नहीं पानी अब बढ़ रहा है, तो यहाँ तक पानी गए तो कुछ दूर तक ऐसे चल लेते हो, तो इसका मतलब चल लेते, इसका मतलब कुछ दूर तक का हिस्सा समतल है ना, कि बिना समतल के चल रहे हो बराबर, इसका मतलब वो ये संरचना समतल है, फिर इसके बाद थोड़ा सा ढाल है, फिर समतल है, फिर ढाल है, फिर समतल है। तो यही चीज़ तटों पर नदी के हो जाता है कि ऐसे स्टेप में समतल, फिर ढाल थोड़ा, फिर समतल, फिर ढाल, फिर समतल, फिर ढाल, फिर समतल, ये जो संरचना है यही आपकी क्या कहलाती है, नदी वेदिका। चलिए लिखिए नदी वेदिका। अरे 3-4 स्टेपों में होती है कम से कम, क्या है नदी वेदिका। ये सब आप लोगों को चाहिए था, प्रोजेक्ट वगैरह होता फट से आप लोग देख लेते है ना, लगने वाला है जल्दी ही। सर ने उसी दिन कहा था कि प्रोजेक्ट लग जाएगा, तो जल्दी लग जाएगा प्रोजेक्ट, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे, ठीक है ठीक है। तब तक पढ़िए। नदी की घाटी के दोनों ओर, नदी की घाटी के दोनों ओर, देखिए नदी वेदिका हेडिंग कर दीजिए, नदी वेदिका। देखिए नदी की घाटी के दोनों ओर, नदी की घाटी के दोनों ओर हो गया, घाटी के दोनों ओर सोपानाकार वेदिकाएं मिलती हैं, सोपानाकार वेदिकाएं मिलती हैं। जो नदी की प्रारंभिक बाढ़ मैदान के, जो नदी के प्रारंभिक बाढ़ मैदान के अवशिष्ट चिन्ह होते हैं, अवशिष्ट चिन्ह होते हैं, दोनों सोपानाकार वेदिकाएं मिलती, जो प्रारंभ, जो नदी के प्रारंभिक बाढ़ मैदान के अवशिष्ट चिन्ह होते हैं। नदी वेदिकाएं एक रूप में नदी वेदिकाएं एक रूप में नदी के नवोन्मेष, नदी के नवोन्मेष, नवोन्मेष ऐसे रहेगा, नवोन्मेष इसी को ही कहते हैं, नवोन्मेष को ही कहते हैं। पुनर्युवन, पुनर्युवन, पुनर्युवन यानी पुनर्युवा होना, पुनर्युवन, पुनर्युवन की परिचायक होती हैं, यानी परिचय देती हैं, पुनः युवन होने का, पुनर्युवन का परिचायक होती हैं। अर्थात प्राचीन घाटी नवीन घाटी से, प्राचीन घाटी नवीन घाटी से एक सीढ़ी या सोपान, एक सीढ़ी या सोपान द्वारा अलग होती है, एक सीढ़ी या सोपान द्वारा अलग होती है। इसी सोपान को नदी वेदिका
इसी सोपान को नदी वेदिका कहते हैं। इसी सोपान को नदी वेदिका कहते हैं। नदी वेदिकाओं को दो प्रकारों में विभक्त किया जाता है। नदी वेदिकाओं को दो प्रकारों में विभक्त किया जाता है। जैसे जलोढ़ वेदिका, जलोढ़ वेदिका तथा स्ट्रथ वेदिका, स्ट्रथ रहेगा, स्ट्राथ भी इसको कह सकते हैं, स्ट्रथ या स्ट्राथ, ये नीचे वाला लगा है ना हम लोग, स्ट्राथ, स्ट्राथ, ठीक है। नदी वेदिका, जलोढ़ वेदिका, सॉरी जलोढ़ वेदिका तथा स्ट्राथ वेदिका, कामा लगा के या तथा लिखे, तथा स्ट्राथ वेदिका कामा चट्टानी वेदिका, चट्टानी वेदिका, ठीक है। चट्टानी, देखो इसमें यही बात थी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि किसी समय में नदी का जो प्रवाह क्षेत्र रहा होगा ज़्यादा, जब नदी युवा रही होगी या आज के 1000-2000 साल पहले आप इमेजिन नहीं कर सकते जो नदी के प्रवाह की दिशा आज इतनी हो, ठीक है। कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, और निश्चित तौर से नदी आज जो देख रहे हैं आप, तो वो अपनी एज को आगे बढ़ी होगी ना, क्यों आप लोग पहले आए थे। आपके आने वाले 2 जनरेशन बाद वाले आज जो नदी के प्रवाह की दिशा है भिन्न हो सकती है ना, और नदी निश्चित तौर से बूढ़ी होगी आज की अपेक्षा, यंग होगी निश्चित तौर से। और हम लोग जिस एज में हैं उसके पहले वाली एज में नदी का कुछ और रूप रहा होगा, मतलब केवल 100 साल नहीं, 200-400 साल पहले की आप बात करिए, फिर 4-6 सालों 100 सालों की और बात करिए, तो उसमें क्या होता था, नदी जब कभी बहुत ज़्यादा प्रचंड वेग में रही होगी तो उसकी नदी की बेसिन ये रही होगी, फिर इसके बाद में एक जनरेशन बीती तो नदी की वेदिका ये रही होगी, फिर इसके बाद की वेदिका ये रही होगी, तो स्टेप हो रहा है ना। तो पानी यानी कि इस क्षेत्र में अभी देखिए बाढ़ का क्षेत्र क्या कहते हैं हम लोग कि पानी यहाँ तक आता है भैया, बोलते हो ना आप, वो वही एक वेदिका होगी, उसका एक हिस्सा मान लीजिए। और किसी ज़माने में सब बताते हुए ये सब डूबा रहता था, ये सब जो दिख रहा है आज सब हरियाली जो दिख रही है ये कभी बाढ़ में रहती थी। बाबा दादा बताएंगे आपको, कहेंगे अब तो नदी की दिशा उधर मुड़ गई तो ये सब खेत खाली हो गया, जो भी चीज़ें आपको सुने। तो कहने का जो स्टेप था, एक स्टेप पानी यहाँ तक पहले आता था, फिर स्टेप यहाँ तक आता था, ये स्टेप वहाँ तक, यही वेदिका, समझ गए बात को आप लोग। स्टेप बाय हो सकता है आने वाले दौर में और पानी कम हो जाए तो एक वेदिका, आज बाढ़ यहाँ तक आती है और कम हो जा रहा है, पानी से कम बरस रहा है। तो इन नदियों में आसपास की जो नदियाँ हमारी हैं, मतलब यानी जो हमसे 200-300 किलोमीटर की दूरी पे हैं, उनमें पानी का उतना ज़्यादा प्रचंड वेग नहीं आ रहा है ना। अभी गुजरात वगैरह में देखिए और जगहों पे देखिए बहुत प्रचंड बाढ़ आ रही है। इस बार बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ नहीं आई आपको, ब्रह्मपुत्रा में ज़्यादा बाढ़ आपकी है, तो असम असम बह रहा है सब, लेकिन आप भी बिहार में भी नहीं ज़्यादा नहीं सुने होंगे कोई बाढ़ आ गई, नहीं तो क्या हो जाता है, तबाही मची रहती है सब, है ना। बावरी सेना यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचंड ताकत में है, जैसे लोग मेजॉरिटी में रहते हैं तो बहुत पावरफुल रहते हैं, समझ रहे हैं बात की। बंदरों से सीखिए, मेजॉरिटी लोकतंत्र में मेजॉरिटी का बड़ा इम्पोर्टेंस है ना। जहाँ 100 लोग जो कहते हैं बात वही हो जाती है। नेता लोगों की बात क्यों सुनते हैं अधिकारी लोग, जानते नेता क्या कहते हैं अधिकारियों से, जब आप लोग अधिकारी बनेंगे तो कहेंगे अरे देख लीजिए साहब ये वाला कमोड देख लीजिए, तो कहते हैं अरे क्या देख लें भाई, जो है वो कर रहे हैं, क्यों आप परेशान कर रहे हैं, लीगली जब काम हो रहा है सारी चीज़ें। तो कहते हैं कल देखिएगा तब यही है, तो देखिएगा यही देखिएगा कल फिर तो 200 लोग पहुँच जाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हैं, अधिकारी कहता है आगा यहाँ से यार, तो चलो जाओ यहाँ से, हो जाएगा भाई तुम्हारा काम कल हो जाएगा। सड़क लोग करते नहीं है, सड़क गड्डी हो जाती धरने पड़ जाते हैं लोग। और कुछ लोग नेता तो बिल्कुल नया नया कुर्ता उर्ता पहन के जाके कचरे में बैठ जाते हैं, उसके बाद कहते हैं धरना, अपनी नेतागिरी चलाते हैं। तो जो पास पड़ोस के लोग होते हैं सोचते हैं बहुत अच्छे आदमी, देखिए कितना बढ़िया कपड़ा पहन रखे हैं,
बैठ गए कचरे बैठ गए, जमीन से जुड़े हुए हैं। नेताजी स्पेशली इसी के लिए कपड़ा बनवाए थे कि एक दिन बैठेंगे, समझ रहे हैं बात को। और वो जनप्रतिनिधि की बात मानने के लिए इसी नाते अधिकारी डरता है। तो आप देखें कि नेताजी फोन करेंगे तो नेताजी हमेशा ऐसे बात करते हैं, अरे एडीएम साहब नमस्कार, मैं बुलाने बोल रहा हूँ, तो कहेंगे जी बताएं। एडीएम साहब बोले जी बताएं, तो अपनी बात को कह लेते हैं। उन्होंने कहा जी जी ठीक है, लेकिन आप कहिए एडीएम साहब नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ बुलाने, तो कहेगा कौन बुलाने। एडीएम साहब कहेंगे कौन, तो आप अपना परिचय दादा बाबा का देते हो बताएंगे, कहेगा ठीक है रखो। लेकिन अगर आप अपने साथ कुछ स्पेशलाइज लगा लेंगे तो आपकी बात सुनी जाए। इसी नाते जब भी कभी नेता को फोन करते हुए देखेंगे तो क्या कहेगा, मैं फलाना पार्टी का उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ सर, कहेंगे जी बताएं। लेकिन आप कह दीजिए कि मैं विद्यार्थी बोल रहा हूँ सर, तो कहेंगे ठीक है यार तुम ऑफिस में आओ हमारे। समझ रहे हैं बात को। क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी बहुमत लोगों का समर्थन। हसरत भरी आप देखते हो जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, अब लिखिए निक्षेपात्मक असला के बाद भी आ गया। चलिए छोड़ देते, हेडिंग कर लीजिए। क्या जलोढ़ पर हेडिंग कर लीजिए, जलोढ़ ये कल करने के मैं आ चुकी क्लास का टाइम हो गया। तो भाई आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।